So it's Environment Protection Act 1986, and the number of section is 26. Just total, yeah, 26. 26 सेक्शन है, और आपका जो चैप्टर का नंबर है वो है 4। तो पहला प्रिलिमिनरी हो गया, चौथा मिसलेनियस। याद क्या करना है? 2, 3, 3A, बस ये 3 चैप्टर याद करने हैं। और देन सेक्शन, इसका सेक्शन कहाँ से है? 18 से लेके 26, जो आपका मिसलेनियस है। करेक्ट ना? पहले में फर्स्ट एंड सेकंड शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड डेफिनेशन। सेकंड चैप्टर किस चीज़ से डील करता है? क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, सबसे पहली बात सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। अब इसने कुछ अपने मेजरमेंट, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, कुछ भी ऐसा हुआ तो उसके लिए स्टेप चैप्टर नंबर 3 पे दिया है। एंड देन इसको पनिशमेंट भी इसी में बताए हैं। 3E है जो नया ऐड हुआ था, इसमें फंड, ऑडिट एंड अकाउंट, ये 3 चीज़ें, फंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। सेक्शन कितने हैं आपके? 2 सेक्शन हैं, 16 और 17, और 18 से 26 तक नॉर्मल था, राइट, मिसलेनियस था। नाउ कम टू द एरिया ऑफ सेक्शन 23 ऑफ मे 1986, एक्ट नंबर 29 1986। तो एक तो एक्ट नंबर 29, 23 मे, पर्पस देख लेते हैं एक बार, बाद में सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस। इसके पहले एक बार और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन कुछ कुछ। सो इट्स लाइक सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप अपील कहाँ करेंगे? एनजीटी, एनजीटी वाला जो पॉइंट था, राइट। उसके बाद आप देखेंगे अ, एक हो जाता है कि, या जब आप कोई वॉलेट करते हैं ऑर्डर, इंडस्ट्री ऑपरेशन को अलाउ करते हैं मिशन डिस्चार्ज होने को, ईट हो जाता है, हैजर्डस चार्जेस से रिलेटेड हो जाता है, राइट। ये कुछ सेक्शन हो गए। 15D इज अबाउट द अपील पोर्शन। जब आप 14A पढ़ते हैं तो ये सिर्फ 7 और 8 को डील करता है। 14B 9, 10 एंड 11 को डील करते हैं। 15A देख लीजिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बात करता है। 16 में आप ये जरूर याद रखिए कि इट्स अबाउट द फंड, EPF, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड, उसकी रिपोर्ट जाएगी 16B में। एंड 17 इज ऑफेंस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 18 मिसलेनियस शुरू करते हैं तो गुड फेथ। 19 सबसे जरूरी है कॉग्निजेंस, और जैसे 21 आईपीसी में था वही सेम 21 में इन्होंने अभी पब्लिक सर्वेंट बता दिया है, राइट। ना कम टू द सेक्शन। सो ईपीए एक्ट नंबर 29, जो ईयर था वो 1986 था, और अब जिन्होंने पास किया है 23 मई 1986 को हुआ है ना। An act to provide for the protection and improvement of the environment and for the matter connected therewith। डिसीजन कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं? अब देखिए, डिसीजन टेकन एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन जून 1972। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी कब, किस पे? ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, जो कि 1972 स्टॉकहोम पे हुई है। was participated to take appropriate step for the protection and improvement of the human environment. So our objective is to protect the environment. Now, consider necessary further to implement the decision aforesaid in so far as they related to protection and improvement of environment। तो एक तो ये हो गया प्रोटेक्शन, इम्प्रूव करिए इन्वायरमेंट को, एंड प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड टू ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट एंड प्रॉपर्टी। सिर्फ ह्यूमन नहीं है, प्लांट भी है ना। बी इट इनेक्टेड 37th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। चैप्टर 1 पे आते हैं। चैप्टर 1 इज अबाउट ना प्रिलिमिनरी, so it's about the short title extent and commencement। So the act may be called the Environment Protection Act 1986। whole of India, सच डेट जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कब किया है? 19 नवंबर। ये लिखा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब नोटिफाई किया हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब नोटिफाई किया है? 19 नवंबर। तो हमारे पास एक डेट होगी 23 में, दूसरी जो डेट बनती है वो दैट इज 19 नवंबर, 1911 1986, 1986, सेम ईयर। डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन इज अबाउट द, सबसे पहले इन्वायरमेंट। अब बस ये 3 चीज़ों को देखते हैं। एबीसी की डेफिनेशन बिल्कुल सिंक्रोनाइज है। तो ए में तो आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट है क्या, इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, और देन फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये रिजल्ट है, ये मीडियम है, और कहाँ पे कर रहे हैं वो ये चीज़ें। इन्वायरमेंट क्या है? यही सब चीज़ें इन्वायरमेंट है पूरा, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, कुछ भी आपको जो सामने दिख रहा है आपके यूज़ का है, बिटवीन एयर, वाटर एंड अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब इन्वायरमेंट है। जो हमको सब कुछ सामने दिख रहा है ये इन्वायरमेंट है। पॉल्यूटेंट क्या होता है? कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन
एज मे बी टेंड टू इंजूरियस टू द एनवायरनमेंट। तो सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एनवायरनमेंट को इंजरी पहुंचाए वही पॉल्यूटेंट है। और व्हाट इज़ द पोल्यूशन, कि जब ये प्रेजेंस हो जाए, कि प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। मान लीजिए कोई टॉक्सिक सब्सटेंस फैक्ट्री में अवेलेबल है जो कि छोड़ा जा सकता था, उसे एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं। यदि जिस दिन या जिस टाइम वो पानी या किसी चीज़ में मिल जाएगा, सो वी विल कंसिडर इट एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो EBC, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट, एंड देन एनवायरमेंट पोल्यूशन। CA इज अबाउट द फंड। कैसे याद कर सकते हैं? CA का काम क्या होता है? फंड को मेंटेन करना। C इज अबाउट द फंड। और ये फंड मेंशन कहाँ पे है? सो इट इज अबाउट द 16, सेक्शन 16 में फंड है, जो हमने अभी देखा था। 3A में तीन चीज़ें जोड़ी गई थी, फंड, अकाउंट, रिपोर्ट। 16 में फंड था। D इज अबाउट द हैंडलिंग, कैसे हैंडल करते हैं। E अबाउट द हैजार्डस सब्सटेंस। एक ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, हैजार्डस सब्सटेंस क्या होता है? सो सब्सटेंस ऑफ प्रिपरेशन विच बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल और साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज और हैंडलिंग इज लाइबल टू कॉज हार्म टू ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग। किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, राइट भाई, केमिकल और साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, केमिकल और साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। सो ऑक्यूपायर छोड़ते हैं इसको। जी, प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट सबसे पहले ई है, हैजर्डस सब्सटेंसेस क्या हैं, केमिकल या साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज हो जो कि नुकसान कर सकती है। फंड कौन मेंटेन करता है? सी फंड मेंटेन करता है। सो सी से आप वैसे याद कर सकते हैं 16, रेड विथ 16। EBC के 3 प्रोविजन हो गए। इन्वायरमेंट बताएगा इन्वायरमेंट को क्या नुकसान करता है, और नुकसान जो कि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट बोलते हैं, एंड देन नुकसान करने के बाद होता क्या एक्चुअली, सो इन्वायरमेंट पोल्यूशन। सो EBC और E, और एक ऑप्शन हो जाता है हमारे पास CA फंड। और ये ऐड कब किया गया था? 2024 से। तो ध्यान रखिएगा इसका। ना, चैप्टर नंबर 2, जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यस, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे इन्वायरमेंट को। तो सब कुछ आप करेंगे, आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, प्रिवेंटिंग की, कंट्रोलिंग की, एंड अबेटिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन की, कि ये सब कुछ ना हो। कोऑर्डिनेट करेंगे आप स्टेट गवर्नमेंट से। ये सब बेसिक फंक्शनिंग है जो आप एग्जाम में समझ जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन होगा, लाइक प्लानिंग करेंगे, ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट करेंगे, एमिशन कितना होगा, डिस्चार्ज कितना होगा। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइन आएगी वो सेक्शन 3 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रूल एंड रेगुलेशन बनाइए। एरियाज रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कहाँ पे क्या काम नहीं होगा या होगा, जो भी है। कैरिंग आउट स्पॉन्सरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। कोई रिसर्च करानी है तो भी आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ये 3 आपको इन्फॉर्मेशन देता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी काम, लाइक इंस्पेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरनमेंट, लैब कुछ, ये कलेक्शन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल कोड, कुछ भी काम जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ही हैज़ टू कंप्लाई अंडर सेक्शन 3। So that is the power of central government. For what purpose? To take to protect and improve the environment. Correct? So it's about the 3 clause 3 में देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में इन्फॉर्म करेगा इसको। necessary to expedient to do so for the purpose of this and by order publishing in the official gazette constitute an authority और authorities by such name। तो इनके पास ये भी है कि आप authorities को constitute कर सकते हैं, right, for the purpose of exercising and performing such of the power and function, including the power to issue direction under section 5 of the central government under this act, and for the taking measure with respect to such of the matter referred in subsection 2। so basic important काम ये है कि यदि authority भी इनको अपॉइंट करनी है, so that is provided under section 3 का सब clause 3। फिर आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर एंड देयर पावर एंड देयर फंक्शन विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 3 इसमें दिया गया था कि आप इसमें भी अथॉरिटी बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 में ये राइट है लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, देयर पावर एंड देयर फंक्शन। मे अपॉइंट ऑफिसर्स विद सच डेजिग्नेशन एज दिस थिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मे इंट्रस्ट टू देम सच ऑफ द पावर एंड फंक्शन अंडर दिस एक्ट एज इट मे डीम फिट। So the officer appointed under subsection 1 shall be subject to the general control and direction of the central government. करेक्ट। सो 3 में आप एक अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं, देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 4 में भी आप अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं। देन 5 इज अबाउट द पावर टू गिव डायरेक्शन। ये किसकी पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है।
So notwithstanding anything contained in any other law for the subject to the provision of this act. Overriding section है notwithstanding, non-obstante clause से start है notwithstanding. So now अब रिस्पेक्ट टू छोड़ दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रिवेल करेगा. So that is the central government may in exercise of its power and performance of its function under this act इशू क्या करेगा, डायरेक्शन करेंगे, राइटिंग में करेंगे, किसको किसको कर सकते हैं. सो द लिस्ट आर लाइक एनी पर्सन को आप दीजिए, ऑफिसर्स को आप दे सकते हैं या किसी अथॉरिटी को दे सकते हैं. एंड सच पर्सन इज बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन. ये है फिफ्थ की पावर. फिफ्थ की पावर है कि आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, लाइक पर्सन ऑफिसर. सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक नॉर्मली इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक रिटन में ऑर्डर करके किसी एक पर्सन को दे सकती है कि दैट यू हैव टू कंप्लाई विद दिस डायरेक्शन. For avoidance of doubt, it is hereby declared that the power to issue direction under this section include the power to direct. ये जो डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, ये इसी में दिया है ए एंड बी. पहला, क्लोज करिए, प्रोहिबिशन रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस. स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और एनी अदर सर्विस. तो आप बंद करा सकते हैं, मना कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, पानी या लाइट की सप्लाई बंद कर सकते हैं. दीज आर द डायरेक्शन के अंडर में ही आते हैं. नाउ फिफ्थ हमने देख लिया कि पावर टू गिव डायरेक्शन है. सो नाउ द थिंग इज लाइक कि 5 में आपको डायरेक्शन मिला. अब आपके ई में क्लोजर, प्रोहिबिशन, रेगुलेशन. सो अल्टीमेटली 5 में जो भी डायरेक्शन थे उसकी अपील जा रही है एनजीटी पे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनजीटी पे अपील कौन से ऑर्डर की जा रही है, इसकी अपील जाती है एनजीटी पे सेक्शन 3 में जा रही है. जब आप 5 में ऑर्डर करते हैं लाइक क्लोजर, प्रोहिबिशन, रेगुलेशन, आप स्टॉप कर देते हैं पानी या लाइट, तो ऐसे ऑर्डर के खिलाफ आप लाइक आपने इंडस्ट्री क्लोज कर दी, प्रोहिबिशन कुछ लगा दिया, रेगुलेशन कुछ नया निकाल दिया, एंड दैट इज नॉट इन लाइन ऑफ देयर इंटरेस्ट. सो ऑब्वियसली दे हैव अ राइट टू अपील. सो वेयर दे विल फाइल अपील. सो इट्स एनजीटी. सो 5A इस चीज़ के लिए ऑथराइज करता है. और 5A आया कब है, 2010 से, करेक्ट. नहीं ना. 6 में आ जाता है रूल टू रेगुलेट इन्वायरमेंट पोल्यूशन. तो 6 में रूल लाइक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, ये जो गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती रहती है बीच बीच में. तो बीच में जो गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती है लाइक एयर, वाटर, सॉइल, इनका क्या स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी होगी. प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस डिफरेंट एरियाज, राइट. तो ये रूल एंड रेगुलेशन, रूल टू रेगुलेट द एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये है 6 में. The procedure and safeguard for the prevention of accident which may cause environmental pollution for the providing remedial measure for such accident की वजह से यदि कुछ हो रहा है. So these are the regulation or these are the procedure. Maximum allow limit of concentration of various environmental pollution. बी में आप देखिए ये चीज़ लिखे, इंक्लूडिंग नॉइज़ फॉर द डिफरेंट एरियाज. ये जो डीबी में लिमिट लगा देते हैं, टाइम पीरियड लगा देते हैं. सो दीज ऑर्डर ये 6 में आएंगे. आप ये कर सकते हैं, इस टाइप के ऑर्डर बना सकते हैं. ये ऑथराइज करता है 3. क्या क्या आप दे सकते हैं रूल्स में, ये ऑथराइज करता है 6. एंड देन 5th A में अपील टू एनजीटी, 5 में डायरेक्शन है, एंड देन 4 में है कि उनके ऑफिसर और सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट करना. एंड व्हाट इज द फंक्शन. चैप्टर नंबर 3, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट. 3 चीज़ें हैं. पीसीए या पीएसी आप समझ लीजिए याद करने के लिए शॉर्ट टर्म में. सो पीसीए, गो फॉर द पीसीए, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन. अब एक चीज़ देखिए, नंबर 7 पे देखते हैं. तो मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि कैरी कर रहा है ऑन इंडस्ट्री या ऑपरेशन नॉट टू अलाउ इमिशन और डिस्चार्ज. आप अपनी फैक्ट्री से, ऑपरेशन से कुछ भी चीज़ ऐसे इमिट या डिस्चार्ज नहीं कर सकते इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड. सो लिमिट दे दिया गया है 7 में इमिशन और डिस्चार्ज के रूप में. 8 में आ जाइए. 8 में क्या लिमिट है, इतने से आप गेस समझ सकते हैं, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें. 8 में क्या है कि यदि पर्सन हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंसेस से रिलेटेड कुछ है टू कंप्लाई विद द प्रोसीजरल सेफगार्ड. 7 में आप इमिट नहीं कर सकते, आप रिलीज नहीं कर सकते उसको, राइट. 8 में आप यदि आप हैजर्डस सब्सटेंसेस को आप रखे हुए हैं तो आपको प्रोसीजरल सेफगार्ड आप इसको मेंटेन करना पड़ेगा. और यदि आपने 7 और 8 का कंप्लाई नहीं किया तो यदि आपने 7 और 8 का कंप्लाई नहीं किया तो इसको आपको लिए पनिशमेंट मिलेगा 14A में. और चाहिए 14A, आइए चलते हैं 14A. 14A में सिंपली बोल दिया कि पेनल्टी फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7 एंड 8. तो कितना पनिशमेंट हो सकता है, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़ बट विच मे एक्सटेंड टू 15 लाख रुपीज़. तो अमाउंट 1 लाख से लेके
15 लाख तक ये फाइन हो सकता है 7 और 8 के केसेस में। और वेयर एनी पर्सन कंटिन्यू कंट्रावेंशन अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल बी लायबल टू एडिशनल पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज फॉर एवरी डे, to 50,000 every day. Correct? So this is the case. Now after 8, just come to the area of 9. Furnishing of information to authorities and agency in certain cases. So 9 is about the information की furnishing करना, sorry, information को furnish करना. So where the discharge of any environment pollutant in excess of the prescribed standard occur or is apprehended to occur due to any accident. मान लीजिए कोई accident हुआ, कोई unforeseen act or event हुआ, and now the information, you have the information, so now it's the duty to furnish the information. So the person responsible for such discharge, whoever the person responsible for such discharge and the person in charge of the place, दोनों बंदे जो कि responsible है, जो कि in charge है, at which such discharge occur or is apprehended to occur shall be bound to prevent or mitigate the environment pollution. So सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है प्रिवेंट और मिटिगेट करने की environment pollution को. इंटीमेट आप फैक्ट करिए, बी बाउंड पे जब भी बुलाया जाएगा आप असिस्टेंस वगैरह करिए. इन्फॉर्मेशन आने पे क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट एंड अप्रीहेंशन ऑफ एनी अकरेंस ऑफ द नेचर रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 वेदर द इंटीमेशन अंडर द सबसेक्शन और अदरवाइज द अथॉरिटी और एजेंसी रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल एज अर्ली एज प्रैक्टिकेबल कॉज सच रेमेडियल मेजर. तो क्लॉज 2 में रेमेडियल मेजर के बारे में बात कर रहे हैं. करेक्ट. एंड देन 3 में देखेंगे कि मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप डिमांड करिए फॉर द एक्सपेंसेस इज मेड अंटिल इट इज पेड मे बी रिक्वायर्ड बाय सच अथॉरिटी और एजेंसी. सो 9 में आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए. 10 में हो जाता है पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन. अब ये 10, 11, 12, 13, 14 ये जो 4 सेक्शन का कॉम्बिनेशन है, सॉरी 5 सेक्शन का कॉम्बिनेशन है, ये आपको बस आप एक बार ऐसे समझिए. लाइक आप इंडेक्स में देखते हैं इसको. इंडेक्स इज लाइक कि आपको एंट्री करना है, आपके पास एंट्री और इंस्पेक्शन का पावर है. तो एंट्री करके आप करिएगा क्या, वहाँ जाइए उठाइएगा, आप सैंपल लीजिएगा. सैंपल लेके घर तो लेके नहीं जाना होगा, आप भेजिए उसको लेबोरेटरीज़ में. लेबोरेटरीज़ में कौन होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट बैठे होंगे और वो गवर्नमेंट एनालिस्ट एक रिपोर्ट बनाएगा. सो दैट इज 10 से लेके 14. सो एंट्री करिए, इंस्पेक्शन करिए, सैंपल कलेक्ट करिए, लैब भेजिए, वहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा एंड देन ही विल फाइल ए रिपोर्ट. सो दिस इज द 10 to 14. एक बार इनके अंदर की कोई क्रूशियल डिटेल है वो देख लेते हैं. एक एडिशन के तौर पे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सीआरपीसी अप्लाई हो रहा है, तो अब बीएनएसएस अप्लाई होगा, लाइक जो भी सर्च एंड सीजर वाले प्रोविजन है. 11 में देखा ही था कि सैंपल लीजिए, प्रोसीजर लीजिए, बाकी सब नॉर्मल डायरेक्शन है. लाइक आप एजेंट के सामने साइन कराइएगा, सर्च एंड सीजर वाले जो भी प्रोटोकॉल होते हैं बिना डिले के आप भेज दीजिए उसको जब भी. राइट. उसके बाद लैब भेजिए. देन 12 में आप देखिए इन्वायरमेंटल की लैबोरेटरीज होती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो आइडेंटिफाई करेगा, इस्टेब्लिश भी करेगा, रिकॉग्नाइज भी करेगा. तो ये है इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज में क्या है. देन 13 इज अबाउट द एनालिस्ट. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी पर्सन को तो जिसके पास भी क्वालिफिकेशन है टू बी गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ सो एंड सो. राइट. तो ये हो गया गवर्नमेंट एनालिसिस एंड इसकी रिपोर्ट आ जाएगी 14 पे. सो सिंपल, बहुत कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है, जनरल प्रोविजन है एंड जनरल गाइडलाइंस है. देन 14 ए पेनल्टी फॉर द कंटेमिनेशन ऑफ 7 and 8 वी हैव ऑलरेडी डील विथ इट. देन हम आ जाते हैं 14B. सबसे इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11. ये 3 सेक्शन है, 9, 10 और 11. 9 क्या था, 9 में आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करना था, आपने नहीं किया. 10 और 11 में क्या था, 10 में आप आइए देखिए, 10 में जो ये था एंट्री एंड इंस्पेक्शन का. एंट्री एंड इंस्पेक्शन करने के बाद आप करिएगा क्या, आपको भेजना होगा इसको सैंपल को कलेक्ट करना होगा. सो जब एंट्री इंस्पेक्शन सैंपल में और इन्फॉर्मेशन की जब इनपुट नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर फॉलो नहीं होगा, तो 14B अट्रैक्ट करेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, नॉट बी लेस दैन 10,000 रुपीज़ बट विच मेक्स इनटू 5 लाख रुपीज़. सो आपको 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक आपको देने पड़ेंगे. और जब भी लाइक एडिशनल पेनल्टीज में कितनी पड़ जाएगी, एडिशनल पेनल्टी 10,000 फॉर एवरी डे. 10,000. Now 15 penalty for the contravention of the provision of act, rule, order and direction. मान लीजिए आपने एक्ट का कुछ कॉन्ट्रवेंशन किया, रूल का किया, ऑर्डर का किया एंड डायरेक्शन का किया. एक्ट में कोई प्रोविजन है नहीं लिखा है तो वो 15 में आ जाएगा. रूल कुछ बनाया, वो ब्रीच किया, कोई ऑर्डर दिया 15, कोई डायरेक्शन दिया 15. ये है. मिलेगा कितना, जो कि 10,000 से नहीं मिलेगा कम एंड देन एक्सटेंड टू 15 लाख रुपीज़. मिलेगा नहीं, सॉरी, इट मीन्स फाइन कितना इम्पोज किया जाएगा पेनल्टी.
सो इज अबाउट द 10,000 रुपीज़, 10 से लेके 15 लाख रुपीज़ तक, 10K से लेके 15 लाख रुपीज़ तक। और एवरी डे की रिगार्डिंग में आप देखिए तो यही 10,000 रुपीज़, जो पहला अमाउंट होता है वही 10,000 डेली का लग जाता है। नाउ 15E इज अबाउट द कंपनी, यदि यही कॉन्ट्रावेंशन करती है कंपनीज, सो दिस इज द पेनल्टी फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी। आपको इसमें पेनल्टी का अमाउंट याद रखना पड़ेगा कि यदि कंपनी करती है तो कितना होगा। तो ये 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, बट एक्सटेंड टू 15 लाख रुपीज़। यदि आप एक्ट, रूल, ऑर्डर, डायरेक्शन करते हैं तो सिंपल 10,000 से लेके 15 लाख रुपए तक। बट यदि कंपनीज करती है तो ये अमाउंट 10,000 का 1 लाख बढ़ जाएगा, एंड दैट इज 1 लाख से लेके 15 लाख तक। करेक्ट, 1 लाख से लेके 15 लाख तक। और डेली का कितना होगा, यही जो पहला अमाउंट होता है ये डेली का हो जाता है, तो 1 लाख रुपीज़। 15B है पेनल्टी फॉर द कंट्रीवेंशन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है तो 15B लग जाता है। ए किसके लिए है, कंपनी के लिए, बी किसके लिए है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए है। कितना जाएगा, लाइबल पेनल्टी इक्वल टू 1 मंथ ऑफ हिज बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 1 महीना सैलरी। करेक्ट। नाउ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर 15C, तो पहला कौन सा हो गया, पहला आपका कंपनी हो गया, बी क्या हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, और सी हो गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हो गया। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को बस इतना देखना है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, यस, या जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पे, और सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। ना, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 15D में आ जाते हैं अपील। एक तो 5A में थी अपील जो कि एनजीटी पे आप जा रहे थे, एंड नाउ 15D अपील। हुआ अग्रीड बाय द ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट में प्रेफर एन अपील टू द एनजीटी। तो 5 के ऑर्डर के लिए आप 5A में जा रहे थे, और 14 वाला जो ऑर्डर आ रहा है, करेक्ट, 14 वाला नहीं, सॉरी, 15 में क्या बोला है, सो हुवर अग्रीड बाय द ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ओके, सो जो 15C में जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है 15C में, इसके ऑर्डर से यदि आपको कभी कुछ वॉलेशन होता है तो आप एनजीटी पे ही जाइएगा, जो कि 3 में स्टैब्लिश होती है। अपील जो फाइल होगी इसकी, एनजीटी की अपील 60 डेज में फाइल होगी, ऑन विच द कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड। ट्रिब्यूनल में गिविंग पार्टीज टू अपील अपॉर्चुनिटी देगा, पास ऑर्डर करेगा, मॉडिफाई, सेट असाइड, सारे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। जब अपील प्रेफर होगी किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो कि 15C में है अंडर सबसेक्शन 1, सच अपील शैल नॉट बी इंटरटेन बाय ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल के द्वारा इंटरटेन नहीं की जाएगी अनलेस सच पर्सन हैज डिपॉजिटेड विद द ट्रिब्यूनल 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। तो अमाउंट कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, 10% ऑफ द पेनल्टी, तभी इसके बारे में सुना जाएगा। 15E पे आते हैं, पेनल्टी अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड। अब जो भी मान लीजिए आगे तो पैसा कहाँ जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड पे जाएगा। ये है कहाँ पे, ये भी देखते हैं, और ये है कहाँ पे, लिखा ही है सेक्शन 16 पे। सो वेन एनी पेनल्टी 14A की, 14B की, 15, 15A, 15B, इन सब की जो भी पेनल्टी, क्योंकि 15C में तो ऑब्वियसली वही है, एडजुकेटिंग ऑफिसर है, 15D में अपील है, तो इस वजह से 15B तक है, 16 में आप जाके जमा कर दीजिए। एंड F में क्या है, ऑफेंस फॉर द फेलियर टू पे पेनल्टी और एडिशनल पेनल्टी। 15F में क्या है, फेलियर टू पे पेनल्टी और एडिशनल पेनल्टी। इस केसेस में क्या होगा, विद इन 90 डेज, यदि आप 90 डेज में नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ही शैल बी लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट मिलेगा आपको, विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर। ये पहला है 3 ईयर, और विद द फाइन विच मे एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी और विद द बोथ। तो अभी तक तो सिर्फ अमाउंट चल रहा था, अब इन्होंने सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो 3 ईयर ये मैक्सिमम है विद द फाइन, एंड ऑब्वियसली आपको डबल देना पड़ेगा। ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, यदि सेम काम यदि कंपनी करती है, every person who at the time offense was committed was directly in charge responsible company for the conduct of business is aware guilt of the offense and liable to proceed against and punished accordingly. Notwithstanding anything contained in subsection 2, where an offence has been committed by the company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of its attribute to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, तो ये सारे लोग deemed to be the guilty of that offence। कंपनी का मतलब क्या होगा, कंपनी का मतलब होता है कि बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म हो गई, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गई, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो गया। डायरेक्टर कौन हो गया, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो गए, पार्टनर ऑफ द फर्म हो गए, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ट्रस्ट, मेंबर ऑफ अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, तो ये सारे के सारे लोग कंपनी और डायरेक्टर की लिस्ट में आते हैं।
देन 3A इज अबाउट द फंड अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो 16 में हम पहले ही देखे हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड होगा, और अमाउंट आप देखिए कितने 14 में, आई थिंक सॉरी 15E में लिखा था, ई अबाउट द फंड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड। 16 में फंड है तो ये फंड में आप जाएगा सारा का सारा पैसा, ठीक है। जो भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी वो सब जाएगी, इंटरेस्ट कुछ है तो वो जाएगा। और ये जो फंड अप्लाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ, और इसका फंड का यूज़ कहाँ होगा, हमको अवेयरनेस फैलाना है, एजुकेशन करना है, रिसर्च करानी है, ये फंड यूज़ आएगा। एक्सपेंसेस फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव है, जो कोई भी पर्पस होगा तो इसका यूज़ करेंगे इसी इन्वायरमेंट के पर्पज से। The central government shall allocate 75% of the amount of the penalty to the state government or union territories administration which has credited to the fund। तो एक बार सबसे इकट्ठा करो एंड देन 75% उनको रिटर्न कर दीजिए। 16E अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ फंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट कराएगी, अकाउंट्स भी होगा, ऑडिट भी होगा, सब कुछ होगा। इसका कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। अब अकाउंट का ऑडिट वगैरह हो गया, तब इसकी रिपोर्ट भी तो बनेगी 16B में, राइट। और ये रिपोर्ट जो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर इट्स एनुअल रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इन रिलेशन टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड गिविंग अ फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटी डिफाइंड अंडर दिस एक्ट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। और लेट बिफोर किसके पास? हाउस ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसमें प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ है, नॉट प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट के बारे में नहीं मेंशन है। अब लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखते हैं गुड फेथ, 18 में है। 19 में कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, एडजुकेटिंग जो भी ऑफिसर होगा वो अपॉइंट कर रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नोटिस 60 दिन पहले आपको भेजनी पड़ेगी, 60 दिन पहले। नाउ 20 इज अबाउट द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और रिटर्न, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और रिटर्न, ठीक है। तो इन रिलेशन टू द फंक्शन अंडर दिस एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम रिक्वायर एनी पर्सन, ठीक है, अथॉरिटी टू फर्निश टू इट प्रिस्क्राइब, अब अपनी ड्यूटी इन्फॉर्म करें, मतलब ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। रिपोर्ट, रिटर्न, स्टैटिस्टिक, अकाउंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड सच पर्सन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अदर अथॉरिटी शैल बाउंड टू डू सो। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करिए, रिटर्न करिए, ये सब 20 में है। 21 जो पहले आईपीसी में था वही सेम पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन इन्होंने अभी यहाँ पे उठा के रख दिया है, तो जो भी मेंबर होंगे उनको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। 22 इज अबाउट द बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, किसी भी सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि 5A में हमने देखा एनजीटी पे आप जा रहे हैं। 14 आई थिंक 14D में भी है यही चीज़, क्योंकि ई में तो आपका 15D में तो अपील, 15D में अपील है, क्योंकि ई में 15E में तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के बारे में था। सो बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि सिविल कोर्ट को बाहर कर। 23 हो गया पावर टू डेलीगेट, हो सकता है आप डेलीगेट भी कर सकते हैं, 23 में है। एंड देन 24 में इफेक्ट ऑफ अदर लॉज। 25 में अगेन पावर टू मेक रूल है, एक आपने 6 में देखा, एक में 3 में देखा, और अभी 25 में देख रहे हैं, करेक्ट। कौन कौन से में देखा आपने? 3 में देखा, 6 में देखा, और देन अब 25 में आपके पास पावर आ रही है रूल बनाने की। कौन से रूल बनाने के लिए? 7 की ज़रूरत है, 8 की ज़रूरत है, 9 की ज़रूरत है, ये सारे प्रोविजन है। कुछ भी एक्शन में आपको ज़रूरत है बनाने की तो आप रूल बनाइए 25 में। एंड 26 में जितने भी रूल बन रहे हैं ऑब्वियसली आपको पार्लियामेंट के सामने लेट डाउन करना पड़ेगा। So this is all about the Environment Protection Act 1986. Hope you like it, and please comments are open. तो आप कुछ भी suggestion है, कुछ भी any kind of suggestion, any kind of question, so please put it. Thank you.